नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सिस्टम्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चंस। टू सिस्टम्स विद इम्पल्स रिस्पॉन्सेज H1T, देखिए देर आर टू सिस्टम्स विद इम्पल्स रिस्पॉन्सेज H1T एंड H2T आर कनेक्टेड इन कास्केड। कास्केड का मतलब क्या होता है कि सीरीज में एक के बाद एक कनेक्टेड है। देन द ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द कास्केडेड सिस्टम इज गिवन बाय, देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इट इज गिवन बाय एच टी इज इक्वल टू हाउ मच, मल्टीप्लीकेशन H1T कन्वोल्यूशन H2T, दैट मीन्स कन्वोल्यूशन ही तो करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा ना, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन एस डोमेन। सो ये प्रोडक्ट टर्म इसको कहना गलत होगा, सम भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, इट शुड बी कन्वोल्यूशन ऑफ H1T विद H2T। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following statements is not true for a continuous time causal and stable LTI system? LTI stands for linear time invariant. Okay, continuous time causal means where HT is 0 for T negative, where whose output depends only on the present input at that instant and the past output. And stable के लिए it should be BIBO, bounded input bounded output, that means the system should converge. Okay, now फॉर अ कॉजल एंड स्टेबल एलटीआई सिस्टम आरओसी आपका कैसा होना चाहिए, आरओसी जो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इट मस्ट बी राइट हैंडेड, इट मस्ट बी राइट साइडेड एंड इट मस्ट इंक्लूड एस इज इक्वल टू जे ओमेगा लाइन, दैट इज सिग्मा जीरो होना चाहिए। ओके, फॉर कॉजल एंड स्टेबल एलटीआई सिस्टम ये कंडीशन होनी चाहिए। नाउ फॉर ऑल द पोल्स मस्ट लाई विद इन, फॉर all the poles must lie within mod s is equal to 1, जितने भी poles हैं it should lie within this mod s is equal to 1 region. That means आप ये कह सकते हो कि all the poles must lie between -1 and 1, ये वैल्यू होना चाहिए between -1 and 1. We know that ROC जो होता है it does not include any pole. Let me tell you very clearly कि जो ROC होता है it does not include, it does not include any pole, इसमें कोई पोल नहीं होता है। सो इन दिस केस आरओसी वोंट बी एबल टू इंक्लूड, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ऑल द पोल्स ऑफ द सिस्टम मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जी ओमेगा एक्सिस, गलत है, इट शुड बी ऑन द राइट साइड। पहली बात तो ये टर्म आप क्लियर कर लीजिए। सेकेंड है, जीरोस ऑफ द सिस्टम कैन लाई एनीवेयर इन द एस प्लेन, नो it is not correct because it is related for all the poles, it should lie within the mod s is equal to 1, -1 और 1 region में सारे poles lie करने चाहिए, sigma 0 होना चाहिए। all the poles must lie within mod s is equal to 1, ये लाइन करेक्ट है। all the roots of the characteristic equation must be located on the left side of the j omega axis, ये भी गलत है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें ROC does not include any pole, so in this case ROC won't be able to include ROC won't be able to ROC won't be able to include you can say S is equal to j omega line, S is equal to j omega line वो नहीं ला पाएगा, that means sigma equal to 0। तो सिस्टम जो होगा it won't be stable, जो आपका सिस्टम होगा it won't be स्टेबल। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। तो इसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ओके ओके, सॉरी, क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑल द पोल्स, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैंने मार्क गलत कर दिया है, क्योंकि मैं बताती हूँ क्या इट व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन। आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, हम देखते हैं। देखिए, कंटिन्यूस टाइम कॉजल एंड स्टेबल एलटीआई सिस्टम के लिए आरओसी मस्ट बी राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ये होना चाहिए, सिग्मा 0 होना चाहिए, ऑल द पोल्स मस्ट लाई विद इन मॉड एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसने बोला है कि एक तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, तो इसने क्या बोला है कि इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये सारे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इस केस में ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आरओसी में जो होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज नॉट इंक्लूडिंग एनी पोल हियर, यहाँ पे, एंड इसीलिए ये एस इज इक्वल टू जी ओमेगा लाइन तो लेके ही नहीं आएगा, इसीलिए सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। जब सिस्टम स्टेबल नहीं होगा तो पोल्स कैसे लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपकी जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि कंटिन्यूस लीनियर टाइम फिल्टर हैज एन इम्पल्स रिस्पॉन्स ht डिस्क्राइब, देखिए ht इज इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स मैं इसको कह सकती हूँ कि ये 0 है और ये 3 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए ये ht है ना, तो ये कह रहा है व्हेन अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ वैल्यू 5 इज अप्लाइड टू दिस फिल्टर, दैट मीन्स ये फिल्टर है आपका। यहाँ पे आपने कांस्टेंट इनपुट xt इज इक्वल टू 5 लगा दिया, तो ये बोल रहा है आउटपुट क्या होगा, आउटपुट पूछ रहा है यानी कि y पूछ रहा है। तो इस केस में आप देखिए मैं ht की इक्वेशन क्या लिख सकती हूँ, दिस ht इज इक्वल टू 3 ऑफ ut माइनस u ऑफ t माइनस 3। ओके, अब आप यहाँ पे hs निकालिए, जो आपका hs होगा वो 3 ऑफ 1 बाई us माइनस e टू द पावर माइनस 3s बाय s हो जाएगा। अब क्योंकि xt 5 है तो यहाँ पे जो एक्सेस होगा xt क्या है 5 है, तो एक्सेस कितना हो जाएगा 5 बाय s हो जाएगा। तो वी नो दैट, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ys इज इक्वल टू hs एक्सेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता है एग्जाम में, 1 बाई एस माइनस ई टू द पावर माइनस 3s बाय s और ये जो है 5 बाय s है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, व्हेन अ कांस्टेंट इनपुट इज अप्लाइड इन द स्टेडी स्टेट आउटपुट इज, स्टेडी स्टेट आउटपुट पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s ys, दैट मीन्स लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी s इंटू ys की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए, इट विल बी 15 बाय s और ये वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3s बाय s हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम, एल हॉस्पिटल यूजिंग LH रूल, हमारे पास ये कितना हो जाएगा 15 इंटू, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या लिमिट s टेंड्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 3s, तो दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 ऑफ ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी 3 ई टू द पावर माइनस 3s, तो ये तो 1 हो जाएगा, s की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये वैल्यू 45 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एस लिमिट ये जो आपने लिखा है कि अभी हम इसको ये नहीं करेंगे, s बाई एस स्क्वायर था, आप लेफ्ट हैंड लिमिट जब लगाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा इट विल कम आउट टू बी 45, ये तो आपको आता होगा, कैलकुलस आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फंक्शन gt इट इज गिवन दैट, ये आपको गिवन है फॉर एनी रियल वैल्यू ओमेगा, तो yt की ये वैल्यू है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, आपको ये दिया है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ g ऑफ j ओमेगा, g ऑफ j ओमेगा में कितना लिख सकती हूँ ओमेगा e टू द पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये वैल्यू हो जाएगी gt dt एंड दिस विल बी इक्वल टू g ऑफ j0 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी, क्योंकि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है तो ये तो g ऑफ j ओमेगा हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक तरह से। अब इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी टी डी टी इज जी ऑफ j0 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी, इसने क्या पूछा है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ओमेगा, लेट मी सी द क्वेश्चन वंस अगेन, क्योंकि हो सकता है कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ, लेट मी सी द क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन तो सही लग रहा है, फॉर एनी रियल वैल्यू बोल रहा है ना, जब रियल वैल्यू बोल रहा है तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, तो दैट मीन्स आपका जो yt होगा वो क्या होगा gt कन्वॉल्यूशन कितना हो जाएगा ut, तो यानी कि y ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज g ऑफ j ओमेगा एंड इट इज u ऑफ j ओमेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको निकालिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी g ऑफ j ओमेगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन j ओमेगा प्लस ये वैल्यू पाई ऑफ डेल्टा ओमेगा, तो ये अब आप इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिए, g ऑफ j ओमेगा कितना दिया है ओमेगा e टू द पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ये j ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, अगेन ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा e टू द पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई ऑफ ये वैल्यू डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे जब ये पूरा, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
वाई टी डी टी, तो ये वैल्यू y ऑफ j0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप सॉल्व कीजिए ना। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू तो ये 0 हो गई क्योंकि ओमेगा 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे इस वैल्यू को आप कैसे रखेंगे, ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ये वैल्यू जब आप ओमेगा 0 रखेंगे तो ये वैल्यू e टू दी पावर -0 तो 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 1/j, तो दिस विल बी -j आएगी। तो आंसर में क्या आएगा, इट विल बी -j। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है जब मैं सॉल्व कर रही थी, तो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट इसने पूछा, तो इमेजिनरी तो 0 है ना, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप 0 रख के देखेंगे, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 करने के लिए ओमेगा तो 0 रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ये आपने कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए आपको पता होगा कि वाई एन इज इक्वल टू हाउ मच, समेशन एक्स के इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसमें देखिए y ऑफ 4 रखेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 to 10, क्योंकि k की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे ये x ऑफ k हो जाएगी, और h को हम क्या लिख सकते हैं, h ऑफ 4 माइनस के, h ऑफ 4 माइनस के, क्योंकि n की वैल्यू तो 4 दी हुई है। अब आप यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, इधर वैल्यू रखिए x ऑफ 0, देन इट विल बी h ऑफ 4, again x of 1, then h of 4 minus 1, it is 3, then it is x of 2, h of 4 minus 2 is 2, then it is x of 3, k की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, h of 1 यही होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये 0 लगा दोगे ना, जब आप इसमें 4 माइनस 4 रखोगे तो 0 हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई। अब आप इसकी वैल्यू देखिए, क्योंकि इसने बोला है 0 to 10 में, ये 0 to 10 है, ये n की वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू रखिए जरा, यहाँ पे x0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x1 ऑफ h3, x1 की वैल्यू 0 to 10 में कह रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और h3 की वैल्यू कितनी है, yn इज द कन्वोल्यूशन ऑफ xn विद इटसेल्फ कह रहा है, तो यहाँ पे h ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, विद इटसेल्फ कह रहा है ना, तो ये वैल्यू 3 होगी विद इटसेल्फ। x2 की वैल्यू अगेन कितनी हो गई, x2 की वैल्यू 2 हो गई, तो h2 की वैल्यू भी 2 हो गई, क्योंकि इसने क्या बोला है ना, देखिए 0 to 10 वैल्यूज है, मान लीजिए ये डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, ये वैल्यूज हो गई, तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 अप टू ये 10 वैल्यूज है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू n है, मतलब अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 1 होगी, 2 रखेंगे तो 2 होगी, 10 रखेंगे तो 10 होगी, तो यहाँ पे h2 भी 2 ही होगा ना। फिर x3 देखिए कितना है, 3 है, तो h1 की वैल्यू अब क्या होगी, h1 की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू तो यहाँ पे ये n इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू n फॉर n इज इक्वल टू 0 to 10, यही तो लिखा है, तो ये वैल्यू हो गई। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0 + 3 + 4 + 3, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6 + 4 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 10 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मेरा प्लेलिस्ट में जितना मैंने पढ़ाया, अगर आप उसको भी डेली पढ़ेंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मेरे को कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो मैंने जिस तरीके से किया, उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन अगर आप ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड आते हैं, ठीक है, तो इसे भी कर लेंगे तो आपका 100% क्लियर होगा। थैंक यू। इसको आप